दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जो यार रियलिटी में मेरा दिल छू गई अंदर तक का, जब मैंने ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखी। आप में से एक ऐसे भी फैमिली मेम्बर के द्वारा ये शेयर की गई। किसी की मदद करने का इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग किसी की मदद कर देते हैं कि हाँ ठीक है, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया या फिर कुछ वो पैसे दे दिए। पर लेकिन यहाँ पर ये जो भाई हैं इन्होंने क्या किया, इन दादी जी को देखा। ये दादी जी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी कूड़ा करकट उठाकर। ये पहले इनके घर गए, फिर घर जाने के बाद में कंडीशन देखी तो फिर इनको दुकान पर आए लेकर। फिर पहले इनका खाने पीने का सामान लिया। खाने पीने का सामान लेने के लिए बाद में फिर यहाँ पर इनको मार्केट में गए, इनको सब्जी दिलाई बहुत सारी। इनकी सब्जी कंप्लीट कराने के बाद में इनके बेसिकली इनके लिए फिर इन्होंने रेडी ली, जिस पे ना सब्जी रखकर बेची जाती है जी। देखिए इस तरीके की रेडी। और फिर ये रेडी जो है और उसको अम्मा जी को दी, तराजू वगैरह भी, मतलब पूरा सिस्टम तैयार करके दे दिया ताकि ये कूड़े करकट में से अपना सामान उठाकर उसको न बेचे। ये एक सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। इसको कहते हैं यार किसी इंसान को उसके पैरों पर खड़ा कर देना। अब सोचो यहाँ पर ये अपना सामान बेचकर अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगी। तो किसी की मदद करनी है तो ऐसे करो ताकि वो आगे भी अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सके। यार वास्तव में सैल्यूट है यार इस बंदे को। और ये कितना अच्छा लगा आप लोग खुद देखो, ठीक है। अब आंटी जी जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि जोश कैसा है। ऐसा तो नहीं कि संडे में जोश जो है वो ढीला हो गया। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोग कंपटीशन में हैं और उस कंपटीशन में आप लोग जीतना चाहते हैं तो जब कोई मेहनत नहीं कर रहा है उस टाइम पर आप लोगों को डबल मेहनत करनी है। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा संडे या सैटरडे में आकर लोग जो है थोड़ा सा ढील बरत देते हैं कि हाँ बहुत हो गया, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। पर लेकिन अगर आप लोग उस टाइम पर थोड़ा सा अच्छे से और मेहनत कर दो ना, तो वो इंसान पढ़ ही नहीं रहा है और आप लोग पढ़ रहे हो, और पढ़कर कितने आगे आप लोग निकल जाओगे। यानी कि एक तरीके से आप लोगों के आसपास में कोई भी आप लोगों को कम्पीट करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए संडे और सैटरडे को तो और अच्छे से दबा कर पढ़ाई किया करो। अगर आप लोग ऑफिस जाते हो, कुछ और भी काम करते हो, तो संडे सैटरडे तो पूरे 100% आप लोगों के हाथ में है। तो इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करके चलना है। तो संडे हो या मंडे रोज करो पढ़ाई, तभी आप लोग अपनी पसंद की जॉब ले पाओगे भाई। वरना ज़िंदगी जो है वैसे ही व्यतीत हो जाएगी और आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं मेरे साथ ही कैसा होता है, फिर वो वाली बात निकल कर आती है। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में तो ये है कि उस इंसान के साथ में आता है जो अपनी ज़िंदगी को लेकर लापरवाह हो जाता है। तो आप लोगों को लापरवाह नहीं होना है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी वोकेबलरी पूरे में हफ्ते में डिस्कस करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिस्कस करता हूँ, संडे में बैठकर एक बार को उसको गो थ्रू हो जाया करो। लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। तो बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है, बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पर उससे पहले आप लोगों के सामने है डिसिप्लिन टेस्ट। बताओ डिसिप्लिन टेस्ट में आज कितने नंबर हैं, टाइम पर उठे हो कि नहीं उठे हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्या टू डू लिस्ट आप लोगों ने बना ली है, यानी कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये डिसाइड कर लिया है। पॉइंट नंबर 3, क्या आप लोगों ने जो एक तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है, गर्म गर्म पानी पीकर एक्सरसाइज कर आप लोग आए। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में ना अक्सर लोग बीमार पड़ते हुए नजर आते हैं और उसका बहुत बड़ा रीज़न ही होता है ना तो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही नहाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मतलब 3-4 दिन गैप हो गया बीच में। देखिए ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल महात्मा बनना है कि हर दिन नहाना है। एक आध दिन कभी कभी हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, वो बिल्कुल कतई घटिया है, ठीक है। एक दिन हो गया, चलो आज पढ़ लेते हैं यार, आज टाइम नहीं लग पा रहा है, एक दिन चल जाता है। पर लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि डेली आप लोग कम से कम उसको वॉश करो, कम से कम गुनगुने पानी में, तो आप लोगों की बॉडी और हेल्दी रहेगी। ये काम आप लोग जरूर करिए। एक्सरसाइज और नहाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं ना यार। जिंदगी में 99% लोग ना इन्हीं के पास में जूझते रहते हैं। किसी दिन टाइम पर सोएंगे नहीं, किसी दिन टाइम पर उठेंगे नहीं, किसी दिन टाइम पर सोगे टाइम पर उठोगे तो उस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस दिन एक्सरसाइज कर ली उस दिन जो है अपना जो है एक तरीके से ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, मतलब एक बैलेंस जो नहीं बना पाता इंसान। तो इसीलिए ये बैलेंस डाइट है, इसको खाकर आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा। जैसे आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। यही छोटी छोटी सी आदतें आप लोगों की ज़िंदगी बनाएगी, मैं लिख कर आप लोगों को गारंटी में दे रहा हूँ। अगर छोटी छोटी आदतें चेंज कर लोगे ना, ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज ला कर जाएंगी, इतना बड़ा इंपैक्ट डाल कर जाएंगी कि लोग आप लोगों को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि यार ये ऐसा कर कैसे लेता है। और इसीलिए बोला भी गया है कि सफलता और असफलता, यानी कि जो लोग सफल हैं और जो लोग असफल हैं, उनमें कोई ज़्यादा क्षमता का डिफरेंस नहीं होता है। क्षमता सब में एक जैसी है
वो भी हमारे जैसी रोटी खा रहे हैं, वो भी वही हवा पानी ले रहे हैं भाई साहब, सारे में एक जैसी क्षमता है। पर लेकिन जब क्षमता एक जैसी है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर डिफरेंस कितने है? डिफरेंस है कि अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं वो लोग। मतलब एक इंसान है कि उसको पता है कि तुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, अब एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, वो उस चीज़ पे ऊपर फोकस देता है और बिल्कुल अंधाधुंध उसमें लग जाता है। मतलब कि उसको पता है कि एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तरीके से सब सिस्टमेटिक वे में कि एक प्रॉपर सिलेबस आप लोगों के पास में, बुक लिस्ट आप लोगों के पास में, पढ़ने का मन भी थोड़ा आप लोगों का करे, आप लोग प्रॉपर अपना शेड्यूल फॉलो करो। तो बहुत सारे लोग तो इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। बहुत सारों का क्या है कि जैसे तैसे काम चल रहा है, छोड़ो यार हो गया बस अब नहीं कर लिया, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी भी उनको एक तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। वो लोग ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अचीव कर भी नहीं पाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा जो लोग ज़िंदगी में कुछ करते हैं वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। और अगर आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख चुके हैं तो फिर इससे बेहतरीन चीज़ कोई है ही नहीं है। आप लोग खुद सोचो, जब लोग सोकर उठ रहे हैं उस टाइम तक आप लोग अपना मॉर्निंग का शेड्यूल आधा खत्म कर चुके होते हो। तो ये है असलियत में रियल पॉजिटिविटी, ज़िंदगी में लेकर आओ और फिर आप लोग इसका रिजल्ट देखना। मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग आप लोगों को ये चीज़ें देने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना है उसको ये बोलेंगे कि हाँ यार ये चीज़ हम लोग को लेनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से ज़िंदगी आप लोग समझो तो ज़िंदगी जीने में मजा आएगा और सारे काम भी प्रोडक्टिविटी में आप लोगों के साथ में होंगे, ठीक है। धरती, आसमान और पाताल, पाताल बोलो या फिर पानी, हर जगह हमारी रक्षा करने के लिए हमारी जो फोर्सेज हैं वो हमेशा सदैव तत्पर रहती हैं। तो उनको याद करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके काम की सराहना करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 दिसंबर को जो इंडियन यानी कि नेशनल नेवी डे सेलिब्रेट किया था। और जो ये नेवी डे है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि अभी हम लोग यहाँ पर 50th ईयर ऑफ इंडो पाक जो वॉर है उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको स्वर्णिम वर्ष बोला गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि नेवी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया था यहाँ पर जब पर्टिकुलर ये वॉर हुई थी। तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी हैं। वैसे अगर बात करें, इंडियन नेवी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1962 में। इसके बाद में नाम चेंज किया गया रॉयल इंडियन नेवी और पोस्ट इंडिपेंडेंट हम लोगों ने इसको इंडियन नेवी का नाम दे दिया। 1971 में जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय किया गया हमारी पर्टिकुलर जो नेवी के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़ा एक तरीके से अचीवमेंट था। और 4 दिसंबर को यहाँ पर जो कि 1971 जो है डे सेलिब्रेट किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इसी के चलते कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही शानदार जो विजय है वो यहाँ पर अचीव की। तो 50 साल अभी पूरे हुए थे तो उसी का सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही पूछा जाए तो स्वर्णिम विजय वर्ष मेकिंग 50 ईयर ऑफ इंडो जो विक्ट्री है इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में, ठीक है। सबसे खतरनाक वॉर कौन सी लगती है आप लोगों को, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करें अगर पूछा जाए तो वो आप लोग बताइए। वैसे एयरफोर्स के बारे में आप लोग बताइए कि डे कब सेलिब्रेट किया था, आर्मी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर डिफेंस में आप लोग जाना चाहते हैं तो कौन सी डिफेंस आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, हालांकि फेवरेट तो सभी हैं पर लेकिन पर्टिकुलर फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक आइडिया कम से कम आप लोगों को जरूर होना चाहिए। लेक्चर में अच्छे से पार्टिसिपेट करना, जितने अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उतने ही शानदार तरीके से चीज़ों को आप लोग याद भी रख पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप लोग एक बार लिख कर देख लेते हो तो फिर आप लोग याद रख पाते हो। और जैसे कि मेरे आप लोगों के नाम याद हो गए क्योंकि जो रेगुलर डेली पार्टिसिपेट कर रहा है वो बच्चा, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि मेरी भी नज़रों में रहता है कि हाँ इसने आज आंसर दिए हैं। और मैं जब आप लोगों के आंसर पढ़ता हूँ तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी जानने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिटेल में आंसर देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी यार आप लोगों के हाथ में है, आप लोग चाहो तो उसको कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं और चाहो तो सारा टाइम जो है वेलापंथी में निकाल सकते हो। तो आप लोग खुद डिसाइड करो आप लोग को अपनी ज़िंदगी को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो खासकर अगर बात की जाए टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना, अगर ज़िंदगी में एक बार सीख गए ना तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेक्चर को टकटकी लगा कर देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको और फीडबैक जरूर दे दिया करो। जैसा भी लेक्चर आप लोगों को लगता है बताया करो, और कुछ और लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए वही बताया करो। इनका नाम कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिया मैंने, जो अगर आप लोग जाकर देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में समझ पाओगे, कितने शानदार तरीके से आंसर दे रखे हैं। एक बार देखा जरूर करो, जो भी आंसर पिन करता हूँ ना एक बार देखा करो, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आप लोगों का पर लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्राई जरूर किया करो। वो नहीं कहता कि ट्राई करने से पहले ही हार मान ली तो फिर की ज़िंदगी क्या जीके यार, ये भी कोई ज़िंदगी जीने का तरीका है।
तो एटलीस्ट एक बार आप लोगों को ट्राई जरूर करना चाहिए हार मानने से पहले। फिर हार भले ही जाए, कम से कम ये तो रहेगा कि ट्राई नहीं किया था, कोई ये तो नहीं बोलेगा, अपने मन को भी ये रहेगा कि हाँ भाई साहब हारे पर लेकिन लड़कर हारे, वो होती है रियलिटी में ज़िंदगी। ओके दोस्तों, एक बात सच्ची सच्ची बोलना, उन्हें कसम खा के बोलना, बाय गॉड झूठ मत बोलना। कौन कौन ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसका चाय के बिना सुबह बिल्कुल भी आंख नहीं खुलती है, बिस्तर पर ही चाय चाहिए? रियलिटी में बताना। आखिर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर चाय के बारे में बातें, क्योंकि चाय जो है वो अभी सदमे में पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने बोला कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दे करो, आप लोगों ने जो है चाय पीनी छोड़ दी है। मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि रिसेंटली अभी दार्जिलिंग के अंदर में टी प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आई है। हालांकि जो बातें मैंने अभी बोली है उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, अगर हुआ भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। समझेंगे आखिर पूरा मुद्दा क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर चाय जो उगाई जाती है तो वो उगाई जाती है चाइना के अंदर में। चाय मीन्स चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को हमारा देश देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया। यहाँ पर पानी के बाद में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर पी जाती है तो वो है चाय, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो चाय इतना एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा एक प्रोडक्ट बन चुका है। हालांकि कुछ एरिया में आप लोगों को इसको कबड्डी कबड्डी करती कॉफ़ी भी नज़र आती है, वो भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात की जा रही है यहाँ पर दार्जिलिंग की टी के बारे में। दार्जिलिंग अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का जो ये चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये वाला एरिया जो है आप लोगों को यहाँ पर दार्जिलिंग देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो दार्जिलिंग उसके नाम से चाय फेमस है, जिसको आप लोग दार्जिलिंग की टी बोलते हो। ये दार्जिलिंग की टी ऐसी मानी जाती है कि इसकी सुगंध और इसका स्वाद इतना शानदार है कि बस आंखों में से नाकों में से चढ़ जाए तो आंखें खोल दे, वो वाली बातें देखने को मिलेगी। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चाय है बड़ी बेहतरीन थी, इसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी थी, इसकी सुगंध और इसका स्वाद कुछ डिफरेंट था। तो इसके चलते यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया, जिसको ज्योग्राफिकल एक तरीके से इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक के नाम से आप लोग जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश में सबसे पहले किसी को अगर जीआई टैग दिया गया, यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया, तो वो थी चाय। यानी कि जो भी यहाँ पर ये टैग देने वाले आदमी हैं उनको जाकर चाय पिला दी और भाई साहब वो जो मनमोहित हो गए, उन्होंने कहा इसी को मिलेगा अब तो, ठीक है, तो इसी को दे दिया। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऐसे ऐसे। तो याद रखना किस ईयर में दिया गया था ये आप लोगों को बताना है। टी का प्रोडक्शन जो है वो अभी सदमे में आ गया। 10 से 12 मिलियन किलोग्राम जो यहाँ पर अगर देखें, पहले यहाँ पर जो चाय है वो पर्टिकुलर एरिया में हुआ करती थी, मतलब 10 से 12 मिलियन किलोग्राम चाय आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो घटकर अभी लगभग 6-7 के एयरफेयर में आ गई। तो ये 2021 का डेटा है आप लोगों के पास में। तो मोटे मोटे तौर पर देखो, अगर 12 हम लोग लगाते हैं और 6 पर आ गई है तो 50% डिक्लाइन हो गया है दार्जिलिंग टी के प्रोडक्शन में। अब यहाँ पर इसकी वजह से दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर यह कि जो दार्जिलिंग वाले एरिया में जो चाय जो है वो उगाई जाती है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर उगाई जाती है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो टी वर्कर हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो चाय के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर चाय का प्रोडक्शन इस एरिया में होना बंद हो जाए तो ये समझो कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जो है वो सदमे में पड़ जाए, और जो कि पड़ रही है फिलहाल। तो इसके चलते इसके ऊपर जब स्टडी की जा रही है कि क्या फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर डिक्लाइन के, तो सबसे पहले कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसमें एक एक पॉइंट कर आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, चारों के चारों पॉइंट जो हैं वो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि स्लाइड में सब कुछ माल पानी रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि फिलहाल जो है जो एरिया हुआ करते थे जहां पर हम लोग चाय उगाया करते थे वो एरिया कम होते जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले आप लोग गांव के अंदर रहते थे, और जो गांव के अगर बाहर भी आप लोगों ने घर बना लिया है तो फिर वहाँ से भी शिफ्ट होकर आज के डेट में वो घर आप लोग का अंदर आ गए हो गए। यानी कि आज के डेट में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग घर बनाते जा रहे हैं। तो जो एरिया में हम लोग खेती किया करते थे वहाँ पर भी आज की डेट में लोगों ने घर बना दिए हैं। तो आज की डेट में कोई लैंड ही नहीं बची है, नो लैंड फॉर टी। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो एक लिमिटेड हो गया है एरिया, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। ये रीज़न बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2 अगर आप लोगों से पूछे तो वो है आप लोगों को जो देखने को मिलेगा
स्टैग्नेंट, यानी कि जो प्राइस दार्जिलिंग टी का है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो गया है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में जो पहले 2 रुपए का सामान आता था वो आज के डेट में 10 रुपए का आता है, पर उस लेवल पर आप लोगों को चाय का प्राइस बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 जो कि आप लोग सब सहमत होंगे वो है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर जो ये बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से हर एक उस फसल पर इंपैक्ट पड़ता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उगाई जाती है। सोचो कोई खेती अगर 20 जो डिग्री टेम्परेचर पर उगाई जा रही है और अब उस एरिया में अगर 30 का करीब रहने लगा है तो 10 एक ह्यूज डिफरेंस होता है। इसकी वजह से कई सारी फसलें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा रीज़न है यहाँ पर। 4th नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये टी है ना, यानी कि जो ये चाय है, इसको लगाने में और फिर इसको अगर एक बार लगा दिया है, जो इसकी प्लांटेशन की जाती है वो चलती रहती है, और फिर उसको उखाड़ने में और फिर से लगाने में नई वाली को, यानी कि जो पुरानी हो चुकी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो काफ़ी कॉस्ट इंटेंसिव है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा उसमें आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अगर बात करें, खासकर अगर बात करें से मान लो चाइना की चाय के साथ में हम लोग को कंपेट करना है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो टी होती है उसके साथ में हम लोग कितना कंपेट कर पाते हैं, तो कंपटीशन भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है जो कि आप लोग लिख सकते हैं कि क्यों दार्जिलिंग की टी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए एक नॉर्मल भाषा में भी, अगर आप लोग चाय प्रेमी हैं तो। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को टी बोर्ड के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को बताना है कि टी बोर्ड जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया था, और टी बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, हमारे देश में 3 सबसे ज्यादा चाय उगाने वाले राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। ये अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दीजिए। दोस्तों यूएन शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो यूएन जो कि बिल्कुल आप लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो आप लोग अपनी पार्लियामेंट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में पूरी कंट्री में कोई भी कानून हम लोग बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का नाम सबसे पहले सामने आता है। ऐसे ही यहाँ पर यूएन की सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाती है कई सारे तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर। न्यूज़ में क्यों है अभी ये? इसलिए क्योंकि इंडिया जो है उसके पास में प्रेसिडेंसी आ गई है। ये रोटेशन पे आप लोगों को देखने को मिलती है मंथली बेसिस पर, इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। 2021 में अगस्त में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास में देखने को मिली थी। अभी हमारे पास में फिर से यहाँ पर प्रेसिडेंसी आ गई है। 1 दिसंबर से ये मंथली आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेकेंड टाइम है इन 2 ईयर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग यूएन के अंदर में आज की डेट में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ पर परमानेंट मेंबर है, क्योंकि परमानेंट मेंबर टोटल 5 होते हैं और वो 5 ही हैं। उसमें कई बार हम लोग रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन उसको चेंज करने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हम लोग इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, हम लोग कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे पास में प्रेसिडेंसी है, तो अब यूएन के पापा हम हैं, तो हम लोग इसके पापा हैं, तो हम लोग क्या क्या यहाँ पर इसके अंदर चीज़ें ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला तो 14 दिसंबर को रिफॉर्म ला जाएगा यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म के बारे में। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी एक की नहीं चलेगी, सबकी चलेगी। एक टाइम ऐसा था, यूएसए था दुनिया में और वो सबका पापा बना रहता था अपने आप ही, पर लेकिन आज के डेट में यूएसए भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री आज के डेट में सामने निकल कर आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीलेटरल यानी कि सबको मिलकर काम लेकर आना है, तो उसके लिए रिफॉर्म किए जाने हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर ओपन डिबेट रखा है कि कैसे हम लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, और सब मिलकर काम करेंगे। यानी कि यूएसए बोलेगा नहीं भाई साहब ऐसे करेंगे, तो इसको क्यों बोला गया, इसको नॉर्म्स बोला गया है, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये काफी बड़ा टारगेट हमारा रहने वाला है इस पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है काउंटर टेररिज्म। यानी कि जो टेररिज्म होता है, जिसको आप लोग आतंकवाद बोलते हो हिंदी के अंदर में, ये दुनिया भर में आज के डेट में एक दीमक की तरीके से घुसा हुआ है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इसको उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर ये उखाड़ कर नहीं फेंका तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है ये वाली दीमक। तो इसके ऊपर इंडिया काम करता है, और जब भी इंडिया इसका नाम लेता है तो पड़ोसियों को मिर्च लग जाती है। ठीक है बताने की जरूरत नहीं है किसको ये मिर्च लगती है।
तो यहाँ पर हाई लेवल की ब्रीफिंग होगी। थीम है यहाँ पर थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कोज बाय टेररिस्ट एक्ट, जो भी टेररिज्म की वजह से होता है। आप लोग खुद देखिए, टेररिज्म की वजह से कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों की वजह से वहां पर इन्वेस्टमेंट करने तक पसंद नहीं करती है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए, वहां पर काफी कुछ अच्छा हुआ, जबकि अब चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, वरना ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म, तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम किया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो एक देश से दूसरे देश में टेररिज्म फैलता है उसकी वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से रिफॉर्म नहीं होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे जो कि इंडिया यहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर डिस्कशन कराएगा। और ये डिस्कशन होगा कहाँ, बोल दिया मुंह उठा के यूएन के अंदर में होगा। अबे यूएन अकेला एक थोड़ी चीज ना है, यूएन के अंदर में पार्ट है। जी हाँ, तो आप लोगों को ऑप्शन देकर ही कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे कि यार पता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। एसएलवी आर्मी हो, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। कमांडो क्या बोला जाता है कि अपनी एरिया का एक तरीके से बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी है। तो 6 ऑर्गन है यहाँ पर, हम लोग बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। बाकी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो जैसे जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रस्टशिप देखने को मिलेगा, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को अलग अलग इसके पार्ट यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर नाम से आप लोग देखो, नाम क्या बोला मैंने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो ये इसीलिए यहां पर बोला है कि कोई भी अगर पीस को थ्रेट करेगा, पीस के रास्ते में आएगा, तो हम लोग मिलकर उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। टोटल मिलाकर परमानेंट मेंबर आप लोगों को 5 देखने को मिलेंगे और नॉन परमानेंट 10। तो टोटल मिलाकर संख्या कितनी होगी, 15। तो 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएसए और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर है। और बाकी के नॉन परमानेंट जो हैं वो रोटेशन के बेस पर इलेक्ट होते रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर हैं, सच्ची मुच्ची कैसे समझते हैं अभी, और कब तक हम लोग कितनी बार बन चुके हैं। तो ये भी हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बने थे 1951 में, दूसरी बार हमको ये उपाधि मिली 1967 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1977 में, पांचवी बार यहाँ पर 1984 में, छठवीं बार 1991 में, और सातवीं बार यहाँ पर क्या है, ये है बेसिकली 2011 में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कौन सी बार है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अब की बार क्या है, 8वीं बार है हम लोग यहाँ पर। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 8th टाइम हम लोग यहाँ पर इसके मेंबर बने। किस किस एरिया में क्या क्या इशू जो हैं वो डिस्कस करने के लिए अगर बात की जाती है तो ये भी कई बार आप लोगों से बातें पूछ ली जाती है। पर जो बेसिक है यहाँ पर कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर तो बता दिया, पर नॉन परमानेंट मेंबर आते कहाँ कहाँ से हैं ये। जैसे अफ्रीका से 3 आएंगे, ठीक है, टोटल 10 हैं। 2 आएंगे एशिया से, लैटिन अमेरिका से 2 देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न यूरोप से और ईस्टर्न जो यूरोप से आप लोगों को 1 मेंबर नजर आएगा। यहाँ पर टोटल जब इनको ऐड करोगे तो 10 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर यूएन का नजर आता है। यूएन जो है वो कई सारे मुद्दों पर आप लोगों को यहाँ पर बात करता हुआ और काम करता हुआ भी नजर आता है। जैसे कि इशू क्या क्या है आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई सारे इशू हैं आज के डेट में। खासकर देखो, एक तो होता है कि वो काम करेगा किसी मुद्दे के ऊपर, एक होगी उसके ही ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगी, भाई साहब तुम सही हो अपनी जगह। तो ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो मुद्दे हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि द लॉस ऑफ रेलिवेंस। ये बोलते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था वो काम ही नहीं कर रहे हैं। खुद देख लो आप लोग, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में कितना रोल प्ले किया इसने। जब यहाँ पर यूएसए कहीं पर जाकर बदतमीजी काटता है किसी दोस्त के लिए, किसी देश के लिए, तो क्या करता है ये। अब लोगों ने देखा यहाँ पर म्यांमार के अंदर में क्या कंडीशन रही रोहिंग्या कम्युनिटी को लेकर, कुछ केस ने यहाँ पर सीरिया के अंदर कुछ किया इसने ढंग से, अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही थी कुछ किया ढंग से। भाई साहब तुम हो कौन, पहले तो ये बता दो, क्यों बने बैठे हो तुम यहाँ पर। इसमें आप लोगों को मल्टीलेटरलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 कंट्री हैं जो अपनी दादागिरी चलाती रहती हैं। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 5 कंट्री हैं वीटो पावर मिली हुई है, भाई साहब धड़ल्ले से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पाकिस्तान को बोलो मेरा साथ दे, क्यों, क्योंकि यूएन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी आएगा मैं उसको रोक लूंगा। मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं एक तरीके से। देखे कौन किसको पकड़ता है। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आ जाए तो कैसा रहेगा, पर लेकिन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है लोंडे, अपनी पावर ये कह रहे हैं कि नहीं कैसे छोड़ दें हम लोग। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है।
इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। लेस रिप्रेजेंटेशन, खुद देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से परमानेंट 5 मेंबर में कोई है ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोई आप लोगों ने देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका से कोई नहीं देखने को मिलेगा, खुद देख लो आप लोग यहाँ पर। चाइना यहाँ पर हो गया एशिया से, ठीक है। रसिया तो एशिया और यूरोप दोनों का है। ये यूएस से हो गया नॉर्थ अमेरिका का। यूके और फ्रांस दोनों यूरोप से आगे निकलकर। कहाँ है इसमें ऑस्ट्रेलिया से कोई, कहाँ है इसमें? एक तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा ही गायब हो गया यहाँ पर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा ही गायब हो गया। क्या आप लोग बोल सकते हो यूएन को कि यूएन जो है वो एक वर्ल्ड बॉडी है? कहाँ से वर्ल्ड बॉडी हो गई भाई साहब ये है? तो ये तो फालतू की बकायती चल रही है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि ये फालतू का एक मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं गरीब देशों को गए, दबे कुचले देशों को और ज्यादा दाबने और कुचलने का काम करते हैं यहाँ पर। मिस यूज ऑफ वीटो, अभी बताया ना मैंने, अपने अपने तू मेरी साइड में रहेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। यूएस से इजराइल को सपोर्ट करता है, रसिया इंडिया को कई बार सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये सारे जो देश हो गए उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अपने अपने फायदे के लिए वीटो का पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए यूएनएससी में इंडिया बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई साहब इसके अंदर चेंज ले आओ, नहीं तो हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि ये कोई काम कर नहीं रहा है, इसके अंदर चेंज लाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार ये बातें बोलेगी है। इसमें अगर आप लोगों को ध्यान रहे यहाँ पर, ये सबसे जरूरी यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर काम होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए, इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत। तो अच्छी खासी सपोर्ट हम लोगों को मिली। 193 मेंबर में से 184 मेंबर ने हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया, यानी कि शानदार जीत कर आए। अलोंग साइड इंडिया के साथ में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको भी यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन मिली, ये याद रखिएगा। पर लेकिन अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से पूछे, दुनिया में सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कौन बना है? तो वो बना है जापान। दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर हमें। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है भाई साहब, समझ सकते हैं। पाकिस्तान, कोलंबिया और इटली तीनों साथ में है, और कनाडा काफी पीछे है। कनाडा से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने पीछे होगा, पर लेकिन चलिए जो भी है। पर लेकिन टॉप पर कौन है? जापान। तो इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो यार ये वो एरिया हैं जिन पे काम करना काफ़ी जरूरी है, पर लेकिन अक्सर जो है इनके ऊपर काम नहीं होता है। आप लोग खुद सोचो, हम लोग ऐसी पार्लियामेंट बना ले जिसमें एक ही राज्य में से सारे लोग चुनकर आ रहे हैं, कैसा लगेगा आप लोगों को? पार्लियामेंट जैसी लगेगी आप लोगों को? तो पार्लियामेंट रहेंगी ही नहीं, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये है। हालांकि ये एक छोटा सा एक लॉलीपॉप दे रखा है कि नॉन परमानेंट मेंबर को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ आ जाना आप लोग भी कुछ टाइम के लिए, आप लोग भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीट पर आके बैठ के चले जाना। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ये तो गंदी बात है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था वो पर्पज कहीं ये साधता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए चेंज करो। जब यार चीजें पसंद नहीं आ रही है, कोई भी काम आप लोग कर रहे हो ना, रिजल्ट नहीं दे रहा है, चेंज करो यार उसको तुरंत, इमीडिएटली, चुटकियों में। क्यों काम नहीं, रिजल्ट नहीं दे रहा है तो चेंज करो फिर उसको। आप लोग लंबे समय से उसी पर बैठे हुए हो, तो ये चीजें आप लोगों को अंदर भी लेके आनी है। और यहाँ पर तो देख लो कब बनाया था, आज तक बैठे हुए रोटियां सेक रहे हैं इसके ऊपर, छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है भाई साहब अपनी सीटें। इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूपीएससी भी बोल रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं, इन्हें खुद क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, बोला है कि डिस्कस द इंपेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट ऑफ परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई साहब सबसे बड़ा रोड़ा तो चाइना अड़ा देता है। चाइना कहता है कि तुम कैसे आ सकते हो जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तुमको तो आने नहीं देना है, क्योंकि वीटो दे ही इसलिए रखी है। वीटो का मतलब समझते हो? 5 मेंबर में से किसी ने एक ने बोल दिया ना ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 में से 3 बोलेंगे तो ही होगा। अगर ऐसा होता फिर भी बहुत सही होता। 5 में से एक ने बोल दिया वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कंडीशन आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो संविधान है यहाँ पर बेसिकली यूएन का, उसके किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर वीटो पावर के बारे में जिक्र किया गया है? ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों से वनडे टाइप में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? हालांकि बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों को पता ही होगा। और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दोगे और पार्टिसिपेट करोगे। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो उसको पूछ लिया करो, और सिस्टमेटिक वे में जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो। और इसी के साथ में चीज़ों को एक तरीके से देखा करो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमियाँ रह रही है पढ़ाई में, उसको इंप्रूव करते हुए चलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। अगर रेगुलर सुन रहे हो तो आप लोगों का रिविजन भी हो गया होगा, ओके। दोस्तों ये डायलॉग किस किस ने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आप लोग की जो सेहत है वही धन है। ये जो हेल्थ इज वेल्थ है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। पुराने टाइम पे लोग अपने हेल्थ पर फोकस किया करते थे, पर आज के डेट में तो अलग ही जोन में है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है NDHM, इसकी फुल फॉर्म बताओगे आप लोग? देखता हूँ कौन कौन बताता है, वीडियो को पॉज कर नीचे बताइए। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसमें जो वर्ड डी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
ये जो डिजिटल यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में लेकर आना। तो उसी में यहाँ पर हमारे देश में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि कैसे हम लोग हेल्थ वाले एरिया को डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यहाँ पर निकाल कर लेकर आया गया। ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यहाँ पर लाया गया, इसमें ये बताया गया कि अभी रिसेंटली 3 करोड़ जो हैं वो लगभग यहाँ पर लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि अपने हेल्थ के रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटल फॉर्म के साथ में लिंक कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को 3 महीने पहले कोई बीमारी हुई है और वो और 3 महीने बाद किसी डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, तो 6 महीने के गैप पर डॉक्टर पकड़ लेगा। अगर 6 साल पहले बीमारी हुई है तो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर रहेगा कि इस टाइम इसको खांसी, नजला, जुकाम, इस टाइम इसके पेट में दर्द, इस टाइम इसके सिर में दर्द, तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि टीचर को भी डिजिटल रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे ना बोलते हैं आज सर में दर्द है, आज पेट में दर्द है। उसका बेसिकली प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि किस दिन सर में दर्द हुआ, किस दिन पेट में दर्द हुआ, और फिर जो है वो टीचर उसको धर दबोचेगा, है कि नहीं? किस किसी ने बहाने बनाए हैं कि हाँ ऐसे भी कुछ करके स्कूल का बंक मारना है, किया है वो लोगों ने कभी? अपने ही आप में ये भी एक अलग ही चीज़ थी। तो यहाँ पर ये आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक तरीके से हमारे देश में अगर ये ऐसा मिशन हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग प्रॉपर वे में जो डिजिटल हेल्थ सर्विस जो है उसके बेस पर यहाँ पर लोगों का एक रिकॉर्ड रख पाएंगे। इससे ये पता चलेगा किन किन को क्या क्या बीमारियाँ हैं, और इसके बेस पर गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छी पॉलिसी बना सकती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस एरिया में देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, पर लेकिन अगर यही डेटा चोरी हो गया, सोचो अभी यहाँ पर जो एम्स का जो सर्वर है वो हैक कर लिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिली। सारा का सारा डेटा जो है वो एक तरीके से नीलामी पर रखा जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो कितना सारा नुकसान यहाँ पर लोगों का देखने को मिल सकता है। उनकी जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी कि इसको ये बीमारी है और वो चीज़ें हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है। आप लोगों को पता है ना, पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में आर्टिकल 21 है। इसको हम लोग राइट टू प्राइवेसी के बारे में जानते हैं, यानी कि ये जब KS पुत्तास्वामी केस आया तो तब से हम लोग यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी प्राइवेसी का भी हनन होता हुआ नजर आता है। तो डिजिटल चिल्लाते हैं, उन्हें क्या मैं डिजिटल चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, पर लेकिन इन रियलिटी हम लोगों को प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल अपनी जगह अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, सबको अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है। मैं तो बहुत ही आभारी हूँ इस डिजिटल सिस्टम का, ताकि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाया इस डिजिटल मीडियम के थ्रू। तो मैं तो उन्हें कहता है कि साथ दंडवत प्रणाम करूँ तो भी कम है डिजिटल मिशन का। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ है, पर लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बात करें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखता है। आप लोगों का इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो रहता है। इसी को मेंटेन करने के लिए एक ऑथोरिटी बनाई गई जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है ये इसको इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है, जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड उसके साथ में उसको मेंटेन करने वाली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जैसे आधार कार्ड कौन आप लोगों का मेंटेन करता है बताइए? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2018 में ये अथॉरिटी बनाई गई यहाँ पर, और ये अथॉरिटी जो है बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं जो स्कीम है आयुष्मान भारत, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उस स्कीम के तहत यहाँ पर ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया। तो ये पूछ ले कि किसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आयुष्मान भारत वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो हेल्थ की बात की जा रही है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को कवर करने की बात की जा रही है हेल्थ के मैटर में, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं, यानी कि 500 मिलियन लोग, वर्ल्ड में लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो, जिसमें 5 लाख रुपए फैमिली को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो समझ रहे हैं इतनी बड़ी स्कीम दुनिया में शायद ही किसी ने आज तक लॉन्च की है। तो ये इसके बारे में है बेसिक इन्फॉर्मेशन। पर वही है, अपना रिकॉर्ड जितना गवर्नमेंट के पास में रहेगा अच्छी बात है, पर लेकिन वही बात है फिर इनमें बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, जैसे आधार का डेटा चोरी होने लगा था तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लोग लगाने लगे। तो डिजिटल हम लोग सिस्टम तो देखिए लेके चल रहे हैं, पर इन रियलिटी में हम लोग जितने वनरेबल है ना, आज के दिन में आप लोग देख लो, किसी के भी पास में कोई भी मैसेज आता है, कोई भी मेल आता है, उसके थ्रू लोगों के पैसे बैंक में से अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलूँगा, डिजिटल की बात तो चल ही रही है,
अभी कई सारे ऐसे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। आप लोग सड़क पर जा रहे हैं, अक्सर मैंने ये इसमें मैं बड़ा मतलब एक तरीके से ढीला रहता हूँ। एक बंदा था, वो सड़क पर जा रहा है तो उसने बोला कि यार मेरा फ़ोन जो है वो काम नहीं कर रहा है, मुझे कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं बड़ी फ्रिक्वेंटली दे देता और कई बार मैंने दी भी है ऐसे फ़ोन। एक बात ध्यान रखना, किसी को भी अगर फ़ोन आप लोगों को देना है, एक तो देना नहीं है, मना कर दो, पर दिख रहा है कि कंडीशन ख़राब है सामने वाले की, फ़ोन फिर भी देना है, उसका नंबर जो है अपने हाथ से डायल आप लोगों को करना है कि नंबर बताओ, डायल करके उसको देना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर साइड में फ़ोन ले लेना है। करते क्या है, पहले एक बार ट्राई करेंगे, नहीं मिल रहा, दूसरा नंबर ट्राई करके देखता हूँ। दूसरे नंबर में वो ऐसा नंबर डालते हैं जिससे आप लोगों के उसके जो मोबाइल के ऊपर जो भी आप लोगों के ओटीपी वगैरह हैं वो सारे दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी वो कोई आप लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, ओटीपी कहीं और फॉरवर्ड होगा, वहां से तुरंत पैसा आप लोगों के बैंक में से छूमंतर हो जाएगा। या फिर दूसरा ये कर सकते हैं, किसी भी इंसान को फ़ोन देना है तो वो फ़ोन दीजिए जो कि आप लोगों का कम से कम एटलीस्ट बैंक अकाउंट के या किसी आप लोगों के पर्सनल अकाउंट के ऐसे साथ में कनेक्ट नहीं है जो कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अवेयरनेस की बातें हैं, और ये सारी चीज़ें अवेयर रहना जो जरूरी है, क्योंकि डिजिटल तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, पर इन रियलिटी कितने सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग देखिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए तो सारी चीज़ें आप लोग सुधारते हुए भी नजर आओगे। आई होप कि ये बातें समझ में आती है, और ये बातें सुनने के बाद में अपने तक ये रखते हो, किसी को बताते भी हो। ये सारी बातें जो अवेयरनेस की आप लोगों को पता चलती है कहीं से भी, उनको दूसरों के साथ में जरूर शेयर करो, चाहे गवर्नमेंट बता रही, चाहे मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई और आप लोगों को बता रहा है। ये सारी चीज़ें दूसरों तक ले जानी है, ये भी कोई छिपाने वाली बात है, ये सबको बताने वाली बात है, ठीक है। तो सबको बताना है, ओके, ताकि लोगों के साथ में उनकी मेहनत की कमाई की जो कमाई का पैसा है वो इधर उधर ना जाए। हमारे एरिया में आओगे वो भी हमारे बगैर, तो वो नहीं कहते कि गर्दन से जबान निकालकर गले में लपेट देंगे हरामखोर, वही काम यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर आप लोगों को यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा, और ये है अपनी प्यारी कंट्री, और इसके नीचे जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। ये इंडियन ओशन ही बेसिकली इंडिया के नाम पर आप लोगों को एक पूरा ओशन यहाँ पर नजर आता है। अभी हुआ क्या था यहाँ पर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। चाइना ने एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाने की कोशिश की, और उस ग्रुप को बनाया गया इंडियन ओशन के अंदर में आकर। यानी कि चाइना चाह रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर आकर बिना इंडिया को साथ में लिए हुए एक ग्रुप को बनाकर आगे चला जाए, पर लेकिन चाइना की घनी बेइज्जती होगी। उन्हें कहते हैं भाई घनी बेइज्जती करा दी, कैसे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले फोरम के बारे में याद रखिएगा, नाम है इसका चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम। इंडिया, ये इंडिया नहीं है, ये इंडियन ओशन की बात की जा रही है, हम इसके अंदर में नहीं है। चाइना ने क्या किया, बहुत सारे देशों को लॉलीपॉप दिया और बोला कि आओ मिलकर काम करते हैं। हालांकि मैक्सिमम देश इसमें वो हैं जो कि किसी न किसी तरीके से चाइना के कर्जे में पड़े हुए हैं। आप लोगों को बता दूं, दुनिया में किसी भी देश को अगर आप लोग कंपेयर करोगे, सबसे ज़्यादा कर्जा देने वालों में अगर कोई है तो आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। मतलब खरीद लिया भाई साहब, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, आओ आओ ले जाओ जितना चाहिए, जिसको अपने फेवर में करना है, दूसरे के अपोज में करना है, आओ चाइना की बड़ाई कर दो और पैसा लेके जाओ भर भर के। तो चाइना के पास में इतना पैसा आज के डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है, बेइंतहा पैसा है, और वो बांटे जा रहे हैं, और बांटते वो फ्री में नहीं है, ठीक है। वो पैसा ना दे अपने बाप को भी, वो वहाँ से भी निकाल लें। तो चाइना की ऐसी हरकतें हैं, ये सामने वाले को डेट ट्रैप में फंसाते हैं। तो जो भी चाइना की भेंट चढ़ चुके हैं, जैसे आज के टाइम पाकिस्तान चाइना की भेंट चुका है, उधर श्रीलंका चाइना की भेंट चढ़ चुका है, इधर नेपाल पैटर्न में लगा हुआ है चाइना की भेंट चढ़ने के लिए। बहुत सारे और भी देश हैं जो कि चाइना के फेंके हुए दाने खा रहे हैं, चुग रहे हैं उनको, और उसके बाद में कंडीशन खराब हो जा रही है। हालांकि देश ने, हमारे ने सबको पहले एक तरीके से ना चेताया भी है कि भाई साहब आंखें और कान खुले रखना, पता चला कहाँ से आप लोगों की फूंक निकलेगी, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जब चाइना जो है आप लोगों को बर्बाद करता हुआ नजर आएगा। श्रीलंका का खरीद तो लिए, श्रीलंका के पोर्ट्स खरीद लिए, वैसा हमको पोर्ट दे दो, पैसे नहीं दे रहे हो तो ये डेट ट्रैप पॉलिसी होती है। इसके ऊपर हरियाणा पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि डेट ट्रैप क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसने बोला 19 कंट्री को कि आओ मिलकर बैठते हैं और मिलकर जो है अपना पार्टी करते हैं। 19 कंट्रीज ने बुला तो ली, पर लेकिन उसमें से कई सारे देश जो है उन्होंने आने से बेसिकली मना भी किया। हालांकि तो यहाँ पर इंडिया को तो बुलाया ही नहीं गया, सबसे बड़ी बात ये, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर में हमारे घर में आके तुम बैठक करोगे बिना हमारे। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन के रीजन को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। किन दो मुद्दों पर, बेसिकली डिजास्टर से रोकेंगे और मिटिगेशन करेंगे। यानी कि कल को अगर बाढ़, सुनामी, कोई और दिक्कत आती है ओशन के अंदर में, तो ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे वहां पर तुमको बचाने। तब तक तुम आओगे तब तक इंडिया पहुंच चुका होगा, ठीक है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे। तो ये चाह रहे थे इनको मिलकर काम किया जाए। तो चाइना ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी बीजिंग के अंदर में, ताकि डेवलपमेंट एड दिया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने
ऑफिशियली यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, मतलब अटेंड करने से साफ साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ में आता है, वो क्वाड का मेंबर है। क्वाड में आप लोगों को 4 मेंबर देखने को मिलते हैं, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, इसी के साथ में इंडिया हो गया, यहाँ पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया। पर लेकिन मालदीव, ये काफ़ी एक तरीके से हिम्मत वाली बात मुझे लगी जो मालदीव की, मतलब मालदीव ने मना कर दिया, जो कि चाइना के कर्जे में भी है आज की डेट में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर साफ साफ अटेंड करने से मना कर देना, ये अपने ही आप में उस कंट्री की बेइज्जती है जो कंट्री उस मीटिंग को इनवाइट कर रही है और इन कंट्री का नाम ले रही है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, मालदीव भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया मालदीव ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं आ रहे, आथू कर ले तुझे जो कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपनी इंपोर्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, इसीलिए चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है। और जब यहाँ पर कई सारी कंट्री ने मना करना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पर आकर बोल रहा है नहीं मैं तो इंडिया को इन्वाइट करने की सोच रहा था, पर मुझे पता था वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब तुम्हारी शादी में आने किसने है, तुम शादी कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये वाली बात है। तो फिलहाल ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है, किसके द्वारा बनाया गया, कितनी कंट्री थी, क्यों यहाँ पर बेसिकली कुछ कंट्री ने यहाँ पर मना कर दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इसकी वजह से। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के कई सारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फोरम से, तो थोड़ा सा तो आइडिया रखने का बनता है ना, है। रसिया मेहरबान तो इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो पहलवान, मतलब क्या है, रसिया ने अभी आप लोगों को पता है कैसी कंडीशन से बेचारा गुजर रहा है रसिया के पुतिन साहब जो हैं उनके सर में दर्द रहता है हर टाइम, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड बदतमीजी काटे जा रहा है। उस टाइम पर वो कोशिश करें जैसे तैसे कर अपनी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को मेंटेन रखा जाए। तो सेल चल रही है रसिया के अंदर, अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल चलती है, रसिया में सेल चल रही है। आप प्रोडक्ट ले जाना है, खरीद के लेके जाओ, आप लोगों को एनर्जी चाहिए लेके जाओ, जो चाहिए लेके जाओ, बस बता दो क्या चाहिए, 50% डिस्काउंट पे देंगे भाई साहब, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो रसिया के द्वारा बोला गया कि कुंदाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रसिया के द्वारा सप्लाई किए गए फ्यूल से चलता है, तो इसमें रसिया ने बोला है कि हम यहाँ पर फ्यूल सप्लाई जो है वो एनर्जी यहाँ पर एडवांस फ्यूल सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। तो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि कुंदाकुलम में आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है बेसिकली। तो इसका कुंदाकुलम एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब ये बनाया जा रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने दबा के प्रोटेस्ट भी किया था इसके बारे में, पर आज की डेट में देखो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्त। सुबह टाइम पर नहीं उठोगे, सोते रह जाओगे तो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगा। सुबह टाइम पर उठ जाओगे, थोड़ा सा एडवांस काम कर लोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। काम वही है, उठना तो फिर भी है, ऐसा तो नहीं पूरे दिन सोने ही रहना है। जब उठना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा पहले उठ जाए, तो वही चीज़ें हैं। तो जब भरना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा पहले भर लें, ताकि चीज़ें जो है आराम से चलती रहे। ये ना बोले इमरजेंसी में ईंधन खत्म हो गया, आथू अब यहाँ पर बिजली नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलाउ एक तरीके से अलाउ करेगा, जो भी रिएक्टर हैं वो रन करेंगे। लगभग बोला जा रहा है कि एक्सटेंड किया जा रहा है 2 ईयर की साइकिल विदाउट स्टॉपिंग, मतलब फ्रेश फ्यूल जो है वो चलता रहेगा, किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें चलने की बात की जा रही है। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु के अंदर में तिरुनेलवेली जो यहाँ पर ये एरिया है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आप लोगों को बेसिकली जो यूज़ करता है इम्पोर्टेड, यह है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर में, और ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर में। अगर बात करें खासकर, देखिए हम लोग चाहते हैं न्यूक्लियर से न्यूक्लियर बम तो बनाना चाहते नहीं पाकिस्तान की तरह चोरी कर कर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी हिम्मत के बल पर हम लोगों ने सारे काम अचीव किए हैं। एक कहते हैं मेहनत से काम करना, एक कहता है इधर उधर से जुगाड़ करके कर लेना। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन जो है वो हमारे देश की एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलने की कोशिश करती है, ताकि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। तो एक तो ये याद रखिएगा, ये बॉडी जो बनाई गई थी इसका पर्पज ये है जो मैंने आप लोगों को भी बताया, ठीक है, ताकि यहाँ पर इसको ढंग से यूज़ किया जा सके। और 1987 में लगभग 35 साल पहले इसको बना दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के अंदर बेस्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर मैं आज की डेट में पूछूं आप लोगों से, टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, क्या आप लोगों के राज्य में कोई है, तो उसको जाकर देखना और मुझे बताना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो सके। ओके। भूटान जो है वो हमारा पड़ोसी दोस्त है, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त भी आप लोग बोल सकते हैं। मुझे जब भी भूटान के बारे में बात करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर इंटरव्यू याद आ जाता है।
वहाँ पर भूटान के जो लीडर बैठे हुए थे उनके किंग, और इसी के साथ में वहाँ पर अंबानी साहब बैठे हुए थे, मुकेश अंबानी साहब। तो वो बोल रहे थे कि हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करो, और फिर बातें बातें बोल रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी जो है उससे ज़्यादा तो अंबानी साहब के पास में पैसा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं। पर लेकिन भूटान के अंदर में जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो किसी के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा देश जो कि दुनिया में कार्बन डेफिसिट में चलता है, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो भूटान जो है वो प्रकृति वाले एजेंडे को लेकर आगे बढ़ता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है। BBIN जो इनिशिएटिव था, जिसमें भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और ये नेपाल मिलकर काम कर रहे थे, उसमें भूटान ने अपने हाथ खींचे, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर इनके देश के अंदर में कुछ भी जो है पोल्यूशन वाली चीज़ें जो है उसमें कोई इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिले। अभी ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि भूटान जो है वो अभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर इंडिया ने भूटान जो सैटेलाइट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हम जो है भूटान की सैटेलाइट भेजते हैं, तो इसरो ने नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, जिसको INS-2B यहाँ पर ये सैटेलाइट जो है वो सेट किया है PSLV C-54 से, ज्वाइंटली डेवलप किया गया दोनों कंट्री के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों ने एक तरीके से साथ निभाया। आप लोग बोल सकते हो कि हमारी सपोर्ट से जो है भूटान जो है काम कर रहा है, अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ताकि जो भी भूटान के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। भूटान जो है ये काम चाहता तो चाइना से भी करा सकता था, पर चाइना पता है आप लोग क्या करता है, वो बाल की खाल निकाल लेता है। इंडिया ये है कि यार ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा कर लेंगे, वैसे भी तुम्हारा ही देश है। हम लोग इस तरीके से सोचने वाले इंसान हैं। पहले अगर बात करें इंडिया के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जब विजिट किया गया था भूटान के अंदर में, तो साउथ एशिया सैटेलाइट इन थिम्पू, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करने की जो सपोर्ट है वो इसरो के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल कर कर बहुत सारे काम आज की डेट में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे अभी यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी बैकग्राउंड में, जो कि यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आती है। पर एक कंडीशन है कि रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किसका लॉन्च किया, भूटान का लॉन्च किया। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के बारे में। यानी कि जब कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते टाइम जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है। ये संख्या हमारे देश में 2014-16 के टाइम पर अगर देखोगे तो हर 1 लाख अगर मदर एक बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसमें से 130 माँओं की डेथ हो जा रही थी, यानी कि जान चली जा रही थी। अभी ये घटकर 97 हो गई है। तो ये एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है, पर लेकिन यार ये तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, खासकर आज के टाइम पर लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन रहती हैं जब ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। ये जो पर्टिकुलर रेशो है जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बोला गया है, ये पूरा जो यहाँ पर बताया गया है यही इसकी डेफिनेशन भी है कि अगर किसी मदर की डेथ हो जाती है यहाँ पर, जब यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो 1 लाख में से जो यहाँ पर ये डिफरेंस निकाला जाता है बेसिकली कि 1 लाख बच्चों को अगर जन्म दिया जा रहा है तो उसमें से कितनी माँ की डेथ हो जा रही है उस ड्यूरेशन के टाइम पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। पर लेकिन ये पर्सनली जीरो होना चाहिए यार, ऐसी चीज़ें कम से कम। आप लोगों की क्या राय है इसमें? बीजेपी के द्वारा जो रिसीव किया गया कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं, उसमें 614 देखने को मिला, और सेम टाइम पर यहाँ पर जो कांग्रेस को मिला वो 95 मिला। ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पावर, जो पार्टी पावर में होती है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एज कम्पेयर टू वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में नहीं है। कंट्रीब्यूशन के मामले में बात करो, इन्हीं सब मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो आसानी से जान सकती है किस किस पर्टिकुलर बैंक के अंदर में जो किस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा इस बैंक के अंदर में अपना पैसा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है, क्योंकि SBI जो है वो गवर्नमेंट ओन बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखा गया बैंक है। इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार जब क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे, इसलिए ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू चंदा ले सकती हैं, वो आप लोग कंडीशन बताइए, कई बार आप लोगों को बताइए, देखता हूं कौन से ये बताता है। ये कोर सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। टोटल अगर कोर सेक्टर के बारे में बात करो तो 8 कोर सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जाकर आप लोग टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे तो बहुत बार मैंने इनके बारे में आप लोगों को बता रखा है, कोर सेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है।
तो याद रखना इसमें रिफाइनरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। तो ये टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इन कोर सेक्टर को तो ये वो कोर सेक्टर हैं जो कि किसी देश की जान होती हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री की बेसिकली अर्थव्यवस्था की। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चला सकते हो क्या आप लोग? सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल ठप हो जाएंगे। बिना स्टील के और सीमेंट के कुछ बना सकते हो क्या? बिना फर्टिलाइजर के आज के दिन में खेती की जा सकती है क्या? तो ये सारी वो बेसिक चीज़ें जिसका बेसिकली अगर हटा दिया जाए तो यानी कि खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको कोर बोला गया है, यानी कि इसके बिना नहीं चलेंगी चीजें। समझ रहे हो आप लोग? तो इसका स्लो डाउन का मतलब आप लोगों को देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के अंदर में चीजें स्लो हो रही हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल होना काफी ज्यादा जरूरी है प्रॉपर वे में। ठीक है, कीर्ति परख इनके बारे में बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर जो पैनल ये सजेस्ट करता है सीलिंग ऑफ द गैस प्राइस, जो गैस है उसमें हाई कितना होना चाहिए और लो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए जो पैनल बनाया गया तो कीर्ति परख, पैनल का नाम आप लोग याद रखिए कीर्ति पारिक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर पैनल जो है किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी बनते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। वर्ल्ड की भी न्यूज़ है और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अक्सर यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर जियांग जेमिन। जियांग जेमिन जो है ये चाइना के प्रेसिडेंट थे और रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। बेसिकली यहाँ पर ये याद रखेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1993 से 2003 तक यानी कि 10 साल चाइना के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर बन जाते हैं। चाइना के द्वारा 3 एस्ट्रोनॉट जो है वो एक 3 एस्ट्रोनॉट जो बेसिकली अभी रिसेंटली ये एक और छोटी सी बात यहाँ पर, ये जो इस तरीके की जो न्यूज़ रहती है ना यहाँ पर ये जो पर्सन इन न्यूज़ है इनको थोड़ा सा आप लोग क्या किया करो, एक लिस्ट में बना लिया करो, ताकि अगर रिवीजन करने की बात आए तो फटाफट आप लोग उनको देख सको। और इनकी पिक्चर जरूर देख लिया करो एक बार। अगर पिक्चर देखोगे तो ना एक तेरे चौकटा देखकर याद रहेगा कि हाँ ये वही इंसान है। नेक्स्ट न्यूज़ भी चाइना से। 3 चाइना के जो एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि जो भी यहाँ पर चाइना के जो अंतरिक्ष में पहुँचने के लिए अंतरिक्ष यात्री थे, वो पहुँचे यहाँ पर, अपने बिछड़े दोस्तों से मिले और गैदरिंग की गई यहाँ पर। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि चाइना खुद का अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है तो वो अगर उसके बारे में आप लोग बात करें आज के डेट में तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी बूढ़ा हो गया है और उसको जो है अब तक ख़त्म होना था। हालांकि उसको अभी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी मरम्मत कर करके। उन्होंने कहते हैं कि आप लोग सील के अपनी बेसिकली पैंट शर्ट या फिर जो भी चीज़ें उनको चला लेते हो, ऐसे यहाँ पर ये है। ये स्पेस स्टेशन जो बनाया गया था इसमें आप लोगों को देखने को मिलता था नासा, रसिया मतलब यूएसए जो है, इसी के साथ में रसिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा और जापान। तो इन 5 के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको बनाया गया था। इसमें चाइना था भी नहीं। अभी रसिया भी यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हो एक बाहर क्या निकल रहे हैं, इससे इसकी कहानी खत्म हो रही है। तो ये अभी यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जल्दी ही कई सारी कंट्री अपना स्पेस स्टेशन बना रही है और इंडिया भी इस ओर अपना कदम रख रही है। खुद के अपने स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि सर स्पेस स्टेशन का करते क्या हैं? ये वही स्पेस स्टेशन होता है जहाँ पर जाकर लोग रिसर्च करते हैं कि फिर आगे स्पेस में कैसे जाना है। ठीक है, ताकि और अच्छे से हम लोग स्पेस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। वहाँ पर लोगों को तैयार किया जाता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है, रिसर्च की जाती है, कैसी कंडीशन होगी अगर आउटर स्पेस में जाएंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन रखने की कोशिश की जाती है। तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में जो आप लोग समझ सकते हैं और कल को क्वेश्चन भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। वैसे चाइना के स्पेस स्टेशन का एक नाम भी है जो कि कई बार आप लोगों को बताया, वो आप लोग बताइए। आइए चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। ये है हमारा कौन बनेगा करोड़पति, छोटू कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास 2022 इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किस राज्य में आप लोगों को देखने को मिली? गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? पहले क्वेश्चन पूछूंगा फिर उसके बाद में आंसर बताऊंगा। तो पहले ये क्वेश्चन, उसके बाद में मैप बेस्ड क्वेश्चन और फिर आगे सेक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये बेसिकली वोकेबलरी वाला सेक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ECTA बोला गया है, बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में यहाँ पर ये एंटर किया है फोर्स इन दिसंबर 2022 में? ये क्या है यहाँ पर? UAE, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और श्रीलंका। सही आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर बात की जाए यहाँ पर रेमिटेंस के बारे में, रेमिटेंस क्या होता है अगर ये शब्द आप लोगों से कोई पूछा जाए। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा तैयार किया जाता है, और रेमिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में पता रहेगा तो आप लोगों को वैसे फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है न्यूज़पेपर में आती रहती है। तो जब आप लोग इनको पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा बुद्धू यार हम तो कुछ भी नहीं जानते। ठीक है,
वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो इसके बारे में रेमिटेंस बेसिकली बाहर से कमाई गई जो कमाई हमारे देश में लाई जाती है, जैसे आप लोग बाहर जा रहे हैं अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, वो रेमिटेंस है। तो एक तरीके से अपने देश में पैसा आता है बाहर से, वो रेमिटेंस कहलाता है। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो टू द इंडिया 2022-23 में एज पर द वर्ल्ड माइग्रेशन, जो यहाँ पर डेवलपमेंट रिपोर्ट है। 50 बिलियन, 100 बिलियन, 150 बिलियन या फिर 200 बिलियन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा वैसे आप लोगों से। बोला गया कि व्हाट इज द इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जुलाई सितंबर में, ये एनएसओ के हिसाब से। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत करता है, तो हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं कि यहाँ पर 6.1, 6.3, 6.5 या 7.2। तो ये क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके बाद में फिर आप लोग आंसर देखिएगा, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, ये है यहाँ पर रिवर, बेसिकली जो यूएसए की रिवर मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब पहले आप लोगों की हम लोगों ने कवर की थी यूरोप की रिवर, अब यूएसए कवर कर रहे हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कवर की थी। तो ये सारा सिस्टम आप लोगों के सामने कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। तो यहाँ पर जो रिवर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिकली मिसोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है मिसोरी रिवर। तो मिसोरी रिवर ये देख कितनी बड़ी रिवर है, जो कि यूएसए के अंदर में है। 3767 किलोमीटर लंबी है ये रिवर। आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग बताइए ये रिवर गंगा रिवर से बड़ी है या फिर छोटी है। गंगा रिवर की बेसिकली आप लोगों को बतानी है कि लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसको किया जाता है कंसिडर एज ए सेंटर ऑफ लाइफ फॉर द ग्रेट प्लेन। खासकर ये पर्टिकुलर जो रिवर है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ लोगों को, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को यहाँ पर ये काफ़ी फायदा पहुँचाती है। फूड मिलता है बहुत सारों को, मछली वगैरह पकड़ते हैं। ट्रेड, इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान लाना ले जाना, उसका भी काफ़ी बड़ा सोर्स है यहाँ पर, जिनको आप लोग वाटरवेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी कई सारे वाटरवेज हैं, पानी के थ्रू, जहाज के थ्रू जाना सबसे सस्ता पड़ता है। उससे क्या रहता है, मान लीजिए कोई सामान पानी के थ्रू जा रहा है, एक सामान ट्रेन के थ्रू जा रहा है, एक सामान हवाई जहाज के थ्रू जा रहा है, तो पानी के थ्रू जो सामान जाएगा ना, वो सबसे सस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर रिवर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये आगे जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, ग्रेट फॉल्स भी है इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली हल्का सा आइडिया रखेगा, मैच करने के लिए अगर पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहती है, तो अच्छा रहता है फिर। तो ये है बेसिक चीज़ें, कोई भी कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो बताना। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ युद्ध और अभ्यास। युद्ध का अभ्यास यानी कि कल को अगर लड़ाई होने लगे तो पहले से ही तैयार रहना है, यानी कि अपनी तीर कमान बेसिकली तैयार रखनी है। मैंने कहता है कि एक तरीके से सामने वाले को फिर धूल चटानी है। ये युद्ध अभ्यास अभी कहाँ पर देखने को मिला, ये उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिला। तो उत्तराखंड में जो ये युद्ध अभ्यास हुआ, ये 18वां एडिशन था। इंडिया और यूएसए के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर रही, चाइना को बड़ी दिक्कत होगी। चाइना ये कहता है कि एक्साइज जो है वो 100 किलोमीटर फ्रॉम द LAC देखने को मिली। ठीक है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे 100 किलोमीटर के करीब आप लोगों को ये दूर देखने को मिली। और चाइना ये कहता है गलत बात है, इतने पास में आप लोग एक्साइज नहीं कर सकते। यानी कि एक्साइज उत्तराखंड में हुई यहाँ पर, और चाइना के बॉर्डर से 100 किलोमीटर की रेंज में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो चाइना को सदमा लग गया। वैसे ये सदमा लगता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर यूएसए को भी सदमा लगता है जब हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक्सरसाइज में जाते हैं। तो ये ना हम लोगों को पता नहीं क्या समझते हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ में चिपके रहें। ना यूएसए चाहता है चाइना के साथ में जाए, ना चाइना चाहता है यूएसए के साथ में जाए। भाई हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमको भी जीने दो यार, जियो और जीनो दो यार, तुम तो गले में पड़ गए। तो इंडिया ये बोल रहा है कि हमको भी जीने दो, तुम कुछ भी करो तो हम कुछ ना बोले, और तुम हम कुछ करें तो तुम जरा सी देर में सर पे आके नाचो। ये ना होने का भैया। ठीक है, तो ये बातें हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो ये देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया के बीच में। याद रखिएगा यहाँ पर अभी रिसेंटली 2022 में, ठीक है, दिसंबर के महीने में इंडिया और यूएसए के द्वारा ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पिक्चर में लाया गया। इससे बहुत फायदे देखने को मिलेंगे इंडिया को भी और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी। पहले ऑस्ट्रेलिया जो था ना वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहा करता था किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। पर अभी चाइना के साथ में ऑस्ट्रेलिया की बन नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा चाइना के अपोजिट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था कि चाइना ने ग्रुप बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया आथू हम नहीं आ रहे तेरे साथ, तो उसकी वजह से और बेइज्जती हो गई चाइना की। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आप लोगों इसके बारे में कम से कम आइडिया तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में है ये एग्रीमेंट।
अभी बात करते हैं, पहले तो आप लोगों को रिपोर्ट बताता हूं मैं। ये रिपोर्ट आप लोगों से पूछी जा सकती है कि जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, कि कौन इसको प्रस्तुत करता है। तो वर्ल्ड बैंक इसको प्रस्तुत करता है, लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये। इसी के साथ में यहाँ पर जो रेमिटेंस हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है, वो बोला जा रहा है कि लगभग 12% जो है अभी आप लोगों को यहाँ पर राइजेस में देखने को मिलेगा, 100 बिलियन दिस ईयर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को काफ़ी अच्छा खासा रेमिटेंस यहाँ पर मिलने वाला है। रेमिटेंस जो होता है कहीं ना कहीं बाहर से जो हमारे देश को मिलेगा, वो आप लोग बोल सकते हैं। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर ये रेमिटेंस आता है। तो ये इसका आंसर बी हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 6.3। ये जो एनएसओ है, इससे पहले इस बॉडी का नाम क्या था, बाद में चल के इसका नाम हम लोगों ने एनएसओ कर दिया। तो बताइए कौन कौन यहाँ पर बताएगा एनएसओ का इससे पहले क्या नाम था, कोई बताएगा, है कोई? उन्हें कहते हैं कोई माइकल लाल। बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है यार ये चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा, सी सेट का एक क्वेश्चन था, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही लिया करो। इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 352, ठीक है। तो आंसर बी हो गया यहाँ पर, ओके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये रिवर देखी प्रॉपर डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। सेशन का नाम है इंग्लिश पति। आप लोगों को सीखने को मिलेंगे इंग्लिश के नए शब्द। इससे फायदा क्या होगा, फिर आप लोग अंग्रेजों की तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक आप लोग इन शब्द के ऊपर अपने सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद में आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, अंग्रेजी बोलने और समझने में भी हेल्प मिलेगी। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, वहाँ भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इनकी जिंदगी सुधरती हुई आप लोगों को नजर आएगी, तो क्यों ना सीख ले जाए। तो ये यहाँ पर शब्द हैं आप लोगों के सामने, फिर इनके सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, हिंदी इंग्लिश में आंसर भी है, आप उसके बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द देखते हैं। पहला शब्द है यहाँ पर, यह है इम्प्रिमाटर। इसका मतलब है इजाजत, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप लोगों को अप्रूवल लेना है, यानी कि कोई ऑथोरिटी है उससे अप्रूवल लेना है और वो अधिकारिक है उस पर्टिकुलर अप्रूवल को देने के लिए। तो कोई भी एग्रीमेंट, कंसेंट या कोई भी परमिशन, असेंट जो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी उस पर्टिकुलर बिल को, अब वो कानून बन जाएगा। तो प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो ये पर्टिकुलर शब्द है। अपोजिट क्या होगा, डिसअप्रूव कर देना, ठीक है, मानना ही नहीं है, भाई साहब जाओ हम नहीं मानते, तो वो आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। सेकेंड टर्म ये एक ऐसा टर्म है जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि लॉक जाम लगा हुआ है। इसका मतलब गतिरोध, किसी चीज में रुकावट, डेड लॉक। जैसे नहीं सर पढ़ना तो चाह रहे हैं पर लेकिन चल नहीं रहे आगे को, ठीक है, यहीं थम गई है हमारी गाड़ी भाई साहब। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कुछ भी ऐसा जो कि आप लोगों की क्षमता को अवरुद्ध करता हो, उसको रोकता हो। स्टैग्नेंट वर्ड सुना है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुके रहना। पहली बार जब मैंने स्टैग्नेंट वर्ड पढ़ा था, मतलब इस ढंग से पढ़ा था, वो पढ़ा था 11th की एनसीईआरटी में। वहाँ पर लिखा था कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो गई। मैंने कहा यार ये क्या बवाल है, ठीक है। तो मैंने फिर उसको ढंग से पढ़ा कि अच्छा इसका मतलब रुकना होता है, वरना वह हल्का हल्का सुन के पहले भी निकल जाते थे कई बार। पर वो पर्टिकुलर फोकस दे के पढ़ना कि इकोनॉमी की स्टैग्नेंट हो गई, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, स्टैग्नेशन भी बोलते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब रुक जाना किसी भी चीज़ को। और इसके अपोजिट क्या होगा, ओ भाई साहब दौड़े जा रही है, भागे जा रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है पापे। नेक्स्ट शब्द आप लोग का ये रहेगा, ठीक है। वैसे स्टैग्नेंट का मतलब आलसी भी होता है, ये भी याद रखना। अगर कोई आलसी है तो उसको बोलते हैं यू आर ए वेरी स्टैग्नेंट पर्सन, यार प्लीज इसको उतार के फेंक दो मुखेटे को। नेक्स्ट यहाँ पर है गॉलेबल। ये नहीं गुलमुला आदमी, यानी कि एक तरीके से धोखा खाने वाला है, बड़ा सीधा सा आदमी, इसको आसानी से कोई भी धोखा दे लेता है, तो वो आदमी होता है बेसिकली गॉलेबल, ठीक है। तो इंसान को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका काट के चला जाए, यानी कि बेवकूफ़ बना के चला जाए। तो एक तरीके से इंसान को थोड़ा सा तो बुद्धिमान होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारे साथ में कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ज़िंदगी में, वरना लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ये फैक्ट है। अगर इसको देखोगे, हर एक इंसान चाहता है कि उसके सामने जो इंसान है वो बिल्कुल भोला रहे, और वो इंसान खुद चाहता है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यानी कि सामने वाले को ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए जो सीधा सा हो यार, बिल्कुल वो कुछ भी मतलब उसके खिलाफ जो है कुछ भी वो ना करे, मतलब एक तरीके से ना कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि उसको दिक्कतें देखने को मिले, और खुद कुछ भी करता रहे। तो ये वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एलेक्रिटी, तत्परता। किसी चीज़ के लिए बिल्कुल ना अभी आग लगा देंगे भाई साहब, बस बताओ तो सर कहाँ कहाँ सेंटेंस बनाने, अभी बना के फेंक देंगे, वो वाली बात। इंथुजियाज्म है भाई साहब, बिल्कुल, ठीक है। जब पहली बार मैंने इंथुजियाज्म वर्ड पढ़ा था तो यहाँ पर देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग, IAS, ठीक है। ये मुझे दिखाई दिया था। तो इंथुजियाज्म यानी कि एक तरीके से बिल्कुल
साहस के साथ में कर रहे हैं, ईगरनेस है करने की, विलिंगनेस है, बस अब रेडी हैं, बस बोल दो एक बार। इसके अपोजिट भाई साहब पड़े हुए हैं, करने के लिए हेजिटेट हो रहे हैं, नहीं करेंगे भाई साहब, वो मेरे से नहीं होने का यार, वो वाली भावनाएं रहती है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ को लेके तत्पर रहना कि हाँ बस अभी करेंगे, बस रुक जाओ, बस फिर देखना मजे आ जाएगा। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है, ये है इनएक्सोरेबल। ये एक तरीका निष्ठुर, यानी एक तरीके से एक अब लोग बोलते हैं कि जिसको रोका ही ना जा सके, एक तरीके से बोला कि इम्पॉसिबल टू स्टॉप, ठीक है, अनस्टॉपेबल। भाई साहब ये तो भागा ही जाएगा, इसको रोकना असंभव है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाना, कुछ इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं, हालांकि ज़्यादा पॉजिटिव शब्द नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो कई तरीके से कई सारे शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे इनएक्सोरेबल, ठीक है। तो ये है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं यार इतने सारे शब्द हैं, इसमें से 5 सेंटेंस तो फॉर्म करोगे, और 5 नहीं तो कम से कम 1 सेंटेंस तो फॉर्म करोगे ही करोगे, है कि नहीं। नहीं भी करोगे तो देखो यार वही है, मैं तो करता ही रहूँगा, पर लेकिन मेरे करने से नहीं होने वाला है, आपके करने से होगा। तो डेली ये जो आते हैं पूरा वीक में बैठकर फिर एक बार रिवाइज कर लिया करो, कम से कम जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाओ। तो एटलीस्ट सारी चीज़ें एक बार को आंखों में को निकाल दिया करो जब वीकेंड आता है। इससे क्या रहेगा, चीज़ें बहुत सारी लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। आई होप की बात माइंड में कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर हाँ तो बताना, और ना तो भी बता देना। और चीज़ों को डिसिप्लिन के वे में करना सीखो यार। अगर करते रहोगे चीज़ों को तो मज़ा आएगा करने में, आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगी। छोड़ते रहोगे तो भारी लगने लगी। चाहे इवन आप लोग देख लो 2 दिन वीडियो ना देखो, तीसरे दिन फिर तीनों वीडियो कंप्लीट करके दिखाओ, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो किसी भी काम को रेगुलर करते रहने में आसानी ये रहती है कि वो हो जाता है, ठीक है। वो नहीं कहते कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर अगर नहीं करोगे, डिसिप्लिन तोड़ोगे, तो फिर वो आप लोग के सर पे चढ़ कर नाचेगा और फिर बोलना यार ये क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे होता ही नहीं है, मुझसे आता ही नहीं है, तो वो हरकतें होंगी फिर, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीज़ों को अच्छे से लेके चलो। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर है जो मैंने कल पूछे थे, काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए। नाम तो लगाना भूल गया मैं, और बाल लेकिन कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिया है। डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। मोरारजी देसाई जी के बारे में भी सारी बातें यहाँ पर बता दी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल जिनको निशान पाकिस्तान हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान को मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नोट टू बी, एक तरीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं थे, ठीक है, वरना इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, ठीक है। और 4th प्राइम मिनिस्टर इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि 1977 से 79 तक रहे। इमरजेंसी के बाद में जब 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी रही, तो उसके बाद में यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी उसके ये लीडर थे यहाँ पर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में कि हाँ ऐसे देश को उस टाइम पर देश को संभालना जब काफ़ी सारी चीज़ें जो है उथल पुथल हो चुकी होती हैं। तो ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो एक भारत रत्न अवॉर्डी पर्सनैलिटी है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ओके। और ज़िंदगी में अगर बात करें, आप लोग अगर ज़िंदगी में अपने टारगेट को लेकर सीरियस है ना, तो यार ज़िंदगी में जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं ना वो अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिस दिन सोचोगे उसी दिन अचीव कर लोगे, पर लेकिन अगर पाथ पर डटे रहोगे ना, जो आप लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक हासिल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर वो कंप्लीट कर लोगे ना, तो ज़िंदगी में यार अपने टारगेट को बड़ी आसानी से आप लोग अचीव कर लोगे। पर लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो हार मान जाते हैं। उनको जितना अचीव करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उतनी मेहनत करते ही नहीं है लोग, उससे डरते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये उनका कंफर्ट जोन है जो उनको बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। आज तो बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उनको बोल दो कहीं घूमने जाना है, किससे मिलने जाना है, ठीक है, मूवी देखने जाना है, उसमें नहीं बोलते कि आज ठीक है आधी मूवी देख ले, रहने देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। पर लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ाई के टाइम पर जरूर याद आती हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि यार आप लोग की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कोई और डिसाइड न करें, क्योंकि अगर अभी आप लोग डिसाइड नहीं करोगे तो फिर ज़िंदगी जो है वो किसी और के हिसाब से चलेगी। पर लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो फिर जो ज़िंदगी है वो कम्प्लीटली आप लोगों के हिसाब से चलाएगी, उसकी बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी, जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि अपने आप को एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में लेकर चलो। और जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई थी, उन दादी जी की उम्र देखो, आज की डेट में देखो कुचरे से सामान उठा उठाकर अपनी ज़िंदगी का एक तरीके से व्यतीत कर रही है। पर लेकिन अगर इन रियलिटी में अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो एक तरीके से वो उसके साथ में खुश भी थी, कोई उनको ऐसा नहीं कि उनको कोई बोल रहा था। पर लेकिन हाँ वही है, वो आप लोग देखते हैं उनकी रोजी रोटी चल रही थी, खुश नहीं बोला जाएगा हालांकि, पर लेकिन फिर भी उस उम्र में देखो उनको वहाँ से सामान उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग खुद सोचो यार कि ज़िंदगी कैसी हो जाती है अगर लाइफ में आप लोग कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो इतनी बदतर हालत यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है देश के अंदर में। तो इसलिए अपनी मेहनत करो, और अपनी तो ज़िंदगी संवारनी है। हो सकता है कि 2-4 लोगों की ज़िंदगी और भी संवर जाए। इसके चलते आप लोगों को अपनी चीज़ों को सही से लेकर चलना चाहिए।
हमेशा ना ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलो और अपने काम को डिसिप्लिन में लेकर चलो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग सही डायरेक्शन में सही टाइम पर अपने टाइम को सही एक तरीके से अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए नजर आओगे। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी, और कैसा लगा लेक्चर फीडबैक जरूर देना, और अच्छे से एंजॉय करो यार, अपनी सेहत का ध्यान रखो। संडे है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, इसीलिए जो लेक्चर है उसकी भी बेसिकली कोशिश की है मैंने कि छोटा रखा जाए, ताकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोग रिवाइज कर सको। मैं तो ये बोलूँगा जो भी वोकेबलरी डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, रिवर वगैरह, सारी आप लोग आज जो है रिवाइज करो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या रिवाइज किया, याद है एक बार चेक तो कर लो। खाए जा रहे हो पचा पा नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं है खाने का, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो, और फीडबैक जरूर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।